ये मैंने क्यों बनाया वीडियो, उसके पीछे भी एक रीजन है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि समुद्र मंथन में से चंद्रदेव आए थे निकलकर, राइट। समुद्र मंथन में से जितनी भी चीजें निकल कर आई थी उनमें से एक थे चंद्रदेव। उससे पहले क्या पृथ्वी के साथ चंद्रमा था नहीं, यानी कि चंद्रदेव तो बाद में आए, तो इसका मतलब पहले पृथ्वी बिना चंद्रमा की थी। इमेजिन करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, इमेजिन करते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब सोचते हैं, कल्पना में घुस जाते हैं, कुछ मान्यता, कुछ कल्पना, कुछ रियलिटी, और ये सोच लेते हैं कि बाई चांस 1% ही मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मानेंगे नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि चंद्रदेव पृथ्वी के बाद में आए थे? दोस्तों, स्कंद पुराण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में और रामायण में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों, समुद्र मंथन एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं ऐसे वीडियोस जो बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारियां देंगे आपको। पर आपके मन में एक सवाल इस समय आ रहा होगा कि अगर चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले हैं तो भगवान विष्णु जब मोहिनी का रूप लेकर असुरों को और सुरों को अमृत पिला रहे थे तो राहु चंद्रमा के और सूर्य देव के बीच में बैठा हुआ था, और राहु के बारे में भगवान विष्णु को चंद्रमा ने और सूर्य देव ने ही बताया था। तो अगर चंद्रमा समुद्र मंथन में से निकले हैं तो फिर वो चंद्रदेव कौन थे जो वहां पर बैठ के अमृत पी रहे थे? अब इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। पहला तो ये कि समुद्र मंथन पृथ्वी पर जीवन के पनपने से पहले हुआ होगा, ताकि पृथ्वी को ठीक से चलाया जा सके और देवताओं को अमृत पिलाकर उनकी आयु को बढ़ाया जा सके, ताकि वो पृथ्वी को कंट्रोल कर सके, पृथ्वी पर जीवन को। और दूसरा उत्तर इसका यह हो सकता है कि शायद जो सेलेस्टियल बॉडी है चंद्रमा की, वो पहले से ही मौजूद थी, पर एक प्रतिबिंब निकला होगा समुद्र मंथन में से जो भगवान शिव को अर्पित कर दिया गया था, जो आज भी भगवान शिव की जटाओं में मौजूद। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समुद्र मंथन से पहले पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था तो दैत्यराज बाली कहां रहा करते थे, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवों की मदद की थी? ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूं समुद्र मंथन के ऊपर, ताकि आप सबको समुद्र मंथन के बारे में सही सही जानकारी मिल सके। ये एक वार्म अप वीडियो है, पहला वीडियो, जिसमें मैं आपको कल्पना और फैक्ट्स का एक तालमेल दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उससे आपको यह अंदाजा होगा कि जितना हम सोचते हैं अभी उससे ज्यादा हमें सोचना है, तभी हम अपने धर्म के बारे में और अपनी पुराण और वेदों के बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि पहले हमें कल्पना करनी होगी उस चीज की जिसकी हमें सच्चाई लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक, ये निवेदन है मेरा आपसे। क्या आप बिना चांद की धरती की कल्पना कर सकते हैं? बस कल्पना करनी है फिलहाल। 20 नवंबर 1969 चांद पर मिशन को पूरा करने के बाद अपोलो 12 वापस धरती पर आने के लिए उड़ान भरता है। अपोलो 12 के क्रू मेंबर लूनर मॉड्यूल से लॉन्च पैड व्हीकल को अलग कर उसे चांद की सतह पर गिराते हैं, यह जानने के लिए कि क्या इससे चांद की सतह पर किसी तरह का इफेक्ट होता है। और जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि धरती पर भूकंप आते हैं, क्या मूनक्वेक यानी कि चांद पर भी ऐसे ही भूकंप आते हैं? इसको नापने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने एक सिस्मिक मीटर यानी कि धरती में होने वाले कंपन को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को चांद पर पहले ही लगा दिया था, जिससे कि धरती पर बैठे हुए वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर होने वाली किसी भी हरकत की रीडिंग मिल सके। और लूनर मॉड्यूल से लॉन्च पैड व्हीकल को चांद की सतह से टकराने के बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। चांद एक घंटे की तरह तकरीबन 55 मिनट तक बजता रहा, और ऐसे तभी हो सकता है जब चांद अंदर से खोखला हो। कोई ठोस चीज ऐसे नहीं बचती, और ना ही इस तरह का वाइब्रेशन यानी कि झंझनाहट पैदा करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी होता है वो मैं ही करता हूं। भले ही आप पृथ्वी पर रहते हैं, पर आपको कंट्रोल मैं करता हूं। यानी कि हम सबको, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबको कोई ना कोई कंट्रोल करता है। और वो पृथ्वी पर नहीं रहते, वो ब्रह्मांड में कहीं रहते। फिर या तो उसे हम बैकुंठ बोल सकते हैं, या गोलोक, या कुछ और। लेकिन जो भी इस दुनिया में होता है वो भगवान ही करते हैं, यानी कि हमें कोई कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग। पर यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, बल्कि लगभग सभी धर्मों में यह कहा गया है कि कोई है जो हम सबको कंट्रोल करता है।
यहां तक कि सदियों पुरानी कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हैं जिसमें बिना चांद की धरती का भी जिक्र किया गया है। अब दोस्तों एक बात तो आप सब लोग जानते होंगे, मानते होंगे, और आजकल के वैज्ञानिक विद्वान लोग भी इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी के अस्तित्व में आने के कुछ करोड़ साल बाद चांद अस्तित्व में आया था, मतलब चांद बना था। पृथ्वी के निर्माण से कुछ करोड़ साल बाद चांद का निर्माण हुआ था, अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो। पर अगर हम मान्यताओं की माने तो उस समय पृथ्वी पर जीवन मौजूद था। अब ये जो ट्राइब्स हैं जो बताती हैं कि उनके पूर्वज ये बताते थे कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी के साथ चांद नहीं था। तो हो सकता है कि हमारे सनातन धर्म में जब महाराज दैत्यराज बलि हुआ करते थे तो ये इसी ट्राइब के कुछ पूर्वज, बहुत साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, कुछ पूर्वज वहां पर मौजूद हों, और तब वो शायद वो लोग भी ट्राइबल में ही रहा करते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो छोटी छोटी ट्राइब्स में रहा करते थे दैत्यराज बाली का जो किंगडम था उससे बाहर। और ये लोग भी भले ही वैदिक नियमों का पालन नहीं करते थे, पर ये हमारे सनातन धर्म की तरह ही देवी देवताओं की पूजा करते थे। बस बोलचाल का तरीका थोड़ा अलग था और नाम अलग था, पर ये लोग भी इंद्रदेव की, अग्निदेव की, वरुण देव की और पहाड़ों की, पेड़ों की और मूर्तियों की ही पूजा करते थे। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि इसका भला समुद्र मंथन से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों कनेक्शन तो बहुत बड़ा है। अभी तक जो भी आप समुद्र मंथन के बारे में जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो भूल जाएं और नए तरीके से इसको मेरे साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, ताकि हर सवाल का जवाब आपके पास हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या बिना चांद की पृथ्वी हो सकती है? पहले उसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ट्राइब्स थी जो ये बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी के पास चांद नहीं था। सभ्यताएं जैसे कि आर्केडियंस। माना जाता है कि आर्केडियंस चांद के वजूद से पहले से ही धरती पर मौजूद थे। ऐसे ही अमेज़न की ट्राइब्स, साउथ अफ्रीका की ज़ुलू ट्राइब्स, ऑस्ट्रेलिया के अबॉर्जिनीज भी बिना चांद वाली धरती का जिक्र करते हैं, और वो ये सब अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। यानी कि अगर उन सभ्यताओं की माने तो धरती पर एक समय ऐसा भी था जब धरती के पास चांद नहीं था। तो फिर क्या चांद को धरती के साथ बाद में जोड़ा गया है? पर क्यों? शायद धरती की अनस्टेबिलिटी को देखते हुए। चांद ना होने की वजह से शायद धरती डगमगा रही थी, उसके एक्सिस स्टेबल नहीं थे, उसके पास सीजन्स नहीं थे, उस पे कोई नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से उसके साथ बाद में चांद को जोड़ दिया गया, जिससे कि धरती स्टेबल हो जाए। शायद इसी वजह से हमारा चांद एकदम परफेक्ट जगह, शेप और साइज में है। मैं जानता हूं ये सब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा और आप चांद बनने की पुरानी थ्योरीज को ही सही मान रहे होंगे। उन थ्योरीज के बारे में भी हम बात करेंगे, पर अगले वीडियोस में। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं जिनको देखने के बाद शायद आपको मेरी बात पर थोड़ा सा यकीन होने लगे। पर इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग खुला रखकर मेरे दोनों वीडियोस को, इस वीडियो के दोनों पार्ट्स को अंत तक देखिएगा। और आपको अपना दिमाग सभी संभावनाओं के लिए खुला रखना होगा, क्योंकि आप उतना ही जानते हैं और समझते हैं जितना कि वैज्ञानिक आपको बताते हैं। और वैज्ञानिक हमेशा सही नहीं होते, वो अपनी थ्योरीज को बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक भगवान नहीं होते और संभावनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। आपको पता होगा कि आपका 98% डीएनए चिंपांजीज से मिलता है, लेकिन चिंपांजीज कभी भी इंसान नहीं बन सकते। पर मेरे जैसे ही कुछ सनातनी अपने आप को बंदरों की संतान नहीं मानते। हम मानते हैं कि हम लोग महर्षियों की संतान हैं, पर जो लोग बंदरों को अपना पूर्वज मानते हैं उनके लिए तो इवोल्यूशन थ्योरी ही बेस्ट है। हालांकि वैज्ञानिक हमेशा सही नहीं होते, पर हम लोग हमेशा गलत भी नहीं होते। और अगर आप भी गोरे वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई हर बात को सच मान लेते हैं तो ये आर्टिकल्स हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। इन आर्टिकल्स में गोरे ही गोरों को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि दोनों बंदर की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो उनके पूर्वज भले ही बंदर होंगे, पर हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। और बंदरों से मेरा तात्पर्य बिल्कुल भी बजरंग बली का नहीं है, क्योंकि बजरंग बली बंदर नहीं थे, वानर थे, वन में रहने वाले नर। जबकि आपको समझाया गया है कि इवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक आप चिंपांजी से इंसान में बदल गए, पर चिंपांजीज कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगे। यानी कि कोई तो ऐसी ताकत है जिसने इंसान बनने में आपकी मदद की है। आप उसे भगवान बोल सकते हैं। कोई तो है आसमान में जो हमें कंट्रोल कर रहा है, और शायद चांद से वो हम लोगों की निगरानी करता है। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बातों पर आसानी से यकीन नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने चांद की सतह पर बने हुए गड्ढों को देखा है? कभी गौर से देखा है? सभी लगभग एक जैसे लगते हैं। आपने इंटरनेट पे चांद की पिक्चर्स तो देखी होंगी। सभी पिक्चर्स लगभग एक सी हैं, कुछ धुंधली हैं तो कुछ साफ हैं, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट हैं।
साइंटिस्टों का मानना है कि ये गड्ढे अंतरिक्ष के कूड़ा करकट पत्थर से बने हुए हैं जो चंद्रमा से टकराता है, यानी कि स्पेस डिब्री, जिसे हम स्पेस डिब्री कहते हैं। वो पत्थर जो हमारे अंतरिक्ष में यहां वहां घूमते रहते हैं, वो चांद से टकरा जाते हैं और चांद पे क्रेटर्स यानी कि ये गड्ढे बना देते हैं। पर इन गड्ढों में एक खास बात है, ये सारे गड्ढे लगभग एक ही गहराई के हैं। गड्ढों के अंदर गड्ढे होने के बावजूद ये गड्ढे ज्यादा गहरे नहीं हैं। अगर कोई भी अंतरिक्ष से उड़ता हुआ पत्थर धरती पर गिरता है तो वो जहां भी गड्ढा बनाता है, वो गड्ढा जितना चौड़ा होगा उसके अनुपात में वो गहरा भी होगा। पर चांद पर बने हुए ज्यादातर गड्ढे कॉन्वेक्स हैं, यानी कि वो गहरे होने की बजाय एक तय सीमा के बाद वापस उठने लगा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई पत्थर चांद से टकराता है तो वो गड्ढों को चौड़ा भी करेगा और गहरा भी करेगा, पर चांद के ये सारे गड्ढे गहरे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि एक तय सीमा के बाद इन गड्ढों को आगे बढ़ने से कोई चीज रोक लेती है, कोई मेटल शील्ड, यानी कि इन गड्ढों के नीचे कोई ऐसी मेटल शील्ड लगी है जो इन गड्ढों को एक तय सीमा के बाद आगे बढ़ने ही नहीं देती। और ये सारे गड्ढे एक से ही क्यों लगा करते हैं? अगर आप धरती पर या मार्स पर देखें तो अलग अलग गड्ढे हैं, अलग अलग गहराई है, अलग अलग शेप्स हैं, पर चांद पे बने हुए सारे गड्ढे एक से हैं, जैसे उन्हें किसी ने बनाया हो, जैसे उन्हें कोई ठीक करता हो, जैसे हमें कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। सन 1960 में कुछ वैज्ञानिकों ने मून के इन गड्ढों पर रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला था कि चांद के इन गड्ढों के नीचे यानी कि मून क्रेटर्स के नीचे 22 से 30 मील चौड़ी एक मेटल की शील्ड लगी हुई है। इस शील्ड की वजह से ही ये गड्ढे गहरे नहीं होते बल्कि चौड़े ही होते हैं। पर ये शील्ड लगाई किस लिए गई है? अगर ये मेटल की शील्ड लगी है तो इसका मतलब ये है कि चांद अंदर से खोखला है और हो सकता है कि उस खोखले चांद में कोई रहता हो, कोई एलियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा सिस्टम लगा हो जो हम पे निगरानी के लिए लगाया गया हो। हमारे चांद का आकार हमारी पृथ्वी की तुलना में 1/3 है। इस पूरे सौरमंडल में इतना बड़ा चांद सिर्फ हमारे पास है। हमारा चांद हमारी पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि हमें हर समय चांद की एक साइड ही दिखाई पड़ती है। हमारा चांद सूरज के अनुपात में जितना दूर है उतना ही बड़ा है, इसीलिए वो बिल्कुल परफेक्ट ग्रहण बनाता है और सूरज को ढक लेता है। जानेंगे इसके बारे में अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से, वो विज्ञान के हिसाब से चंद्रमा की उत्पत्ति या चंद्रमा कैसे बना उसको दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को ये भी नहीं पता है कि चंद्रमा अंदर से खोखला है या पूरी तरह से सॉलिड। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चंद्रमा पे शायद कोई परग्रही रहते हैं जो हम पे निगरानी रखा करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि असल में सनातन धर्म और समुद्र मंथन चंद्रमा के बारे में क्या बोलता है, यानी कि हमारे वेद और पुराण क्या बोलते हैं। हमारे लिए दोनों ही तथ्यों को जानना आवश्यक था, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आप दोनों ही तथ्यों को जानकर ये समझ सकें कि जो वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए वो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले से जानते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा शायद आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा काल्पनिक डायरेक्शन पकड़ रहा हूं यहाँ पर मैंने वो तथ्य रखने की कोशिश की है जो मुझे लगता है कि पॉसिबल है। देखो, वी शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। और वैसे भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नई नई जगह हमारे इतिहास की, तो ब्रह्मांड की भी कुछ ऐसी जगह है जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, यूपीआई आईडी, पेटीएम और सुपर थैंक्स के स्टिकर से आप मेरी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।